हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज़। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज इस वीडियो के दौरान हम फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस में सॉइल्स ऑफ इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले वीडियोस में हम सॉइल ऑर्डर के बारे में अच्छे से बात कर चुके हैं। तो आपने जाना था कि हम देखते हैं सॉइल टैक्सोनॉमी के अंदर 12 सॉइल ऑर्डर्स होते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं सॉइल्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अकॉर्डिंग टू ICAR यानी आप जानते ही हैं कि इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, तो उसके अकॉर्डिंग टू ICAR देयर आर 8 टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया। इंडिया के अंदर 8 तरह के सॉइल्स हैं। अब ये जो 8 टाइप ऑफ सॉइल्स हैं, है ना, 8 टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं, वो क्या हैं? तो हम देखते हैं सबसे पहली सॉइल जो हम पढ़ते हैं वो है एलुवियल सॉइल, उसके बाद है रेड सॉइल, उसके बाद है ब्लैक सॉइल और उसके बाद है लेटराइट एंड लेटराइटिक सॉइल। लेटराइटिक सॉइल में थोड़ा डिफरेंस होता है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और साथ में डेजर्ट सॉइल, सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल, 7 नंबर पे है फॉरेस्ट एंड हिली सॉइल और 8 नंबर पे है पीटी एंड मार्शी सॉइल। ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू ICAR देयर आर 8 टाइप ऑफ सॉइल्स इन इंडिया। तो हम इस वीडियो के दौरान आज एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल और साथ में ब्लैक सॉइल के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर हम बात करने वाले हैं इन बचे हुए 5 टाइप ऑफ सॉइल्स के बारे में। ओके, मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है वो जस्ट अगले दिन ही अपलोड कर दिया जाए ताकि आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत ना हो। और साथ में इस वीडियो से पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एलुवियल सॉइल्स के बारे में। एलुवियल सॉइल एलुवियम वर्ड से रिलेट करते हैं हम। एलुवियम आप जानते हैं कि जो पानी की वजह से, है ना, जिसको हम बोलते हैं रिवर डिपॉजिट से बनी है ये। रिवर डिपॉजिट यानी हम देख रहे हैं हिंदी में इन्हें जलोढ़ मृदा कह देते हैं, है ना। जल मतलब पानी से आपको याद आता होगा और याद होगा ही आपको ऑफकोर्स कि हम देख रहे हैं पानी की वजह से ट्रांसफ़र होता है जब सॉइल का मटेरियल, है ना, तो इस तरह से उसका ट्रांसलोकेशन जब होता है और वो डिपॉजिट्स के रूप में जब जमा हो जाती है तो उसे हम एलुवियल सॉइल्स कहते हैं। एलुवियल सॉइल्स 2 तरह की होती हैं, है ना, कि खादर और बांगर। खादर और भांगर के इस रूप में इसे हम याद रखते हैं। खादर जो है वो न्यूली डेवलप्ड होती है एलुवियल सॉइल, न्यूली डेवलप्ड होती है ये सॉइल। साथ में भांगर जो होती है वो ओल्ड एलुवियल सॉइल्स कहा जाता है। अब जो ओल्ड एलुवियल सॉइल्स हैं वो फर्टाइल कम होती हैं, जबकि खादर जो होती है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो खादर और भांगर के बीच में भी आपको कहीं ना कहीं डिफरेंसेस याद होंगे, नहीं है तो आपके सामने एक स्क्रीन पे चार्ट आ रहा है, उसे आप याद रखें। ओके, तो एलुवियल सॉइल्स जो हैं उसे हमने, जैसा कि मैंने आपको बताया, खादर और भांगर के रूप में याद रखते हैं। खादर सॉइल्स जो होती हैं उनके अंदर फाइन पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, सिल्ट वाला कंटेंट ज़्यादा हो सकता है। जबकि हम देखते हैं जो भांगर होता है उसमें कंकड़ वगैरह ज़्यादा होते हैं, है ना, तो कोरस मटेरियल ज़्यादा हो सकता है उसमें। तो कहने का मतलब ये हुआ, इस वजह से ही शायद हम कहते हैं कि भांगर जो है वो लेस फर्टाइल है और खादर जो है वो मोर फर्टाइल होता है। मोर फर्टाइल है यानी एग्रीकल्चर के लिए अच्छा होता है। तो ये सब बातें तो आप जानते ही होंगे, है ना। तो ये भी याद रखें कि दीज आर द मोस्ट अकरिंग सॉइल्स ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई सॉइल एग्जिस्ट कर रही है तो वो कौन सी है? एलुवियल सॉइल ही है। इंडिया का ओवरऑल ज्योग्राफिकल एरिया आप जानते होंगे कि लगभग 329 मिलियन हेक्टेयर बताया जाता है। वैसे तो एग्जैक्टली हम बोलते हैं 328.8 मिलियन हेक्टेयर, लेकिन अगर उसे हम अप्रॉक्सीमेटली में याद रखते हैं तो वो 329 मिलियन हेक्टेयर होता है। तो 329 मिलियन हेक्टेयर अगर हम कह रहे हैं तो उसमें से लगभग 113 यानी 113 मिलियन हेक्टेयर के अंदर हम अगर कोई सॉइल देख रहे हैं तो वो कौन सी है? तो हमें याद रखना है वो एलुवियल सॉइल ही है। लगभग 40%, अप्रॉक्सीमेटली कह रहा हूँ, एग्जैक्टली नहीं कह रहा हूँ मैं, है ना, तो अप्रॉक्सीमेटली 40% तक भी कह दिया जाता है कभी कभी इंडिया के अंदर कोई सॉइल है तो वो एलुवियल सॉइल ही है। तो 113 मिलियन हेक्टेयर के रूप में आप याद रखिएगा इसे, कौन सी सॉइल? एलुवियल सॉइल। ओके, और हम देखते हैं दीज आर द मोस्ट प्रोडक्टिव एंड फर्टाइल सॉइल भी कहा जाता है। बाकियों से कंपेयर किया जाए तो इसमें इसे बेहतर प्रोडक्टिव सॉइल माना गया है। और हम देखते हैं दीज आर दी सॉइल्स डेवलप्ड इन दी एलुवियम। एलुवियम में डेवलप होते हैं। एलुवियम को मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो वाटर से हम देख रहे हैं डिपोजिशन की वजह से बनते हैं, तो उसे हम एलुवियम के रूप में समझते हैं। और हम देखते हैं दे आर रिच इन द प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ये जनरली प्लांट न्यूट्रिएंट्स में रिच होती हैं, तभी तो इन्हें शायद कहा गया है मोस्ट प्रोडक्टिव। और साथ में हम देखते हैं बट इन जनरल दे आर फेयरली सफिशिएंट इन फास्फोरस एंड पोटेशियम। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप कि फास्फोरस और पोटेशियम जो होता है वो इन सॉइल्स के अंदर ज़्यादा देखा जाता है, सफिशिएंट देखा जाता है। लेकिन किसी न्यूट्रिएंट की अगर कमी देखी जाती है तो वो है नाइट्रोजन।
ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा ज़रूर कि एलुवियल सॉइल के अंदर नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर का हम देखते हैं कंटेंट कम यानी डेफिशिएंट माना जाता है। तो इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है जो आपको याद होना चाहिए। वैसे ये क्वेश्चन वहाँ से रिलेट कर सकते हैं हम कि जब हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट वाला जो टॉपिक होता है ना, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो डेफिशिएंट है ना। क्या कह रहा हूँ मैं कि आप जानते हैं कि लगभग 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। 17 जानते हैं ना आप, याद हो गया आपको कि मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट है ना। मैक्रो को भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में बांट देते हैं हम। उसके बाद है ना माइक्रो न्यूट्रिएंट, ट्रेस एलिमेंट्स, ये सब चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी होंगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इंडिया के अंदर सबसे हम देख रहे हैं डेफिशिएंट अगर कोई न्यूट्रिएंट है तो मैक्रो न्यूट्रिएंट में आप याद रख सकते हैं नाइट्रोजन और सल्फर। ओके, तो इस पॉइंट को आप प्लीज़ नोट कर लीजिए अपने कॉपी में कि नाइट्रोजन एंड सल्फर आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दैट आर डेफिशिएंट इन द इंडियन सॉइल। और साथ में अगर आपसे पूछे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट में कौन सा डेफिशिएंट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आप जिंक और बोरॉन को याद रख सकते हैं कि जिंक और बोरॉन जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में हम देखते हैं इंडिया के अंदर ओवरऑल कम कहते हैं यानी डेफिशिएंट है। अब हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली एलुवियल सॉइल के अंदर। एलुवियल सॉइल में सबसे क्या है, तो इसी वजह से कहा गया है कि वहाँ नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है, क्योंकि ओवरऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा है ही एलुवियल सॉइल, तो इसलिए हम याद रखते हैं नाइट्रोजन भी है। वैसे मैक्रो में दूसरा सल्फर की डेफिशिएंसी भी हमें याद रखनी ही है। ओके, लेकिन एलुवियल के लिए स्पेसिफिकली कौन सा याद रखना है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी। ज़्यादा क्या है, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो ये है इन जेनेटिक सिस्टम दे आर टर्म्ड एज द एजोनल सॉइल। एजोनल सॉइल्स कहा गया है इन्हें। एजोनल सॉइल्स आप जानते हैं ना कि ये हम देखते हैं कि जब टाइम लिमिटिंग फैक्टर होता है, जब टाइम प्रॉपर नहीं मिलता है सॉइल्स को डेवलपमेंट होने के लिए, तब उस कंडीशन में सॉइल्स जो बनती हैं उन्हें हम एजोनल सॉइल्स कहते हैं। तो एजोनल सॉइल्स कौन सी हैं, एलुवियल सॉइल। और भी एग्जांपल्स के रूप में रेगोसोल भी याद किया था हमने, लिथोसोल भी याद किया था, तो ये दो टर्म्स भी याद रखें, लेकिन एलुवियल सॉइल तो याद रखना ही है। ओके, तो हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है ओवरऑल इंडिया में, कहाँ कहाँ देखी जा सकती है। तो मोस्टली पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम और कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया। तो इन डिस्ट्रीब्यूशन वाली जगहों को भी आप नोट कर लें, ये ज़रूरी है। और साथ में हम देखते हैं कौन से सॉइल ऑर्डर्स प्रेजेंट होते हैं। तो सॉइल ऑर्डर में मेनली तो हमें एलुवियल सॉइल के नाम पे कौन सा याद रखना है, इनसेप्टिसोल। मैंने आपको इनसेप्टिसोल वाले वीडियो यानी सॉइल ऑर्डर्स के अंदर कहा था कि इनसेप्टिसोल्स है ना जो है सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं इंडिया के अंदर, सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग हम देख रहे हैं सॉइल ऑर्डर है। साथ में एंटीसोल भी याद रख सकते हैं हम, क्योंकि एंटीसोल में भी रिसेंटली डेवलप्ड सॉइल ऑर्डर होता है ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एलुवियल सॉइल भी तो रिसेंटली डेवलप्ड ही मानी जा सकती हैं, है ना। मतलब इनके अंदर टाइम प्रॉपर नहीं मिला है इनको, क्योंकि इन्हें हम एजोनल सॉइल्स कह रहे हैं। तो कहने का मतलब एंटीसोल, इंसेप्टिसोल और साथ में एल्फीसोल और कुछ एरिडी सॉइल का भी कहीं ना कहीं हिस्से के रूप में हम इन्हें याद रख सकते हैं, लेकिन मेनली हमें इंसेप्टिसोल को फोकस में रखना है, दिमाग में रखना है। ओके, तो इस तरह से हमने जाना एलुवियल सॉइल के बारे में। तो अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रेड सॉइल्स के बारे में। ओके, अब चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं रेड सॉइल्स के बारे में। रेड सॉइल्स के बारे में पिछले वीडियोज़ में भी हमने बात करी है। एल्फीसोल जो हमने देखा था कि सॉइल ऑर्डर जब डोमिनेट होता है तो वो कहीं ना कहीं रेड सी हो जाती है सॉइल, है ना। तो क्यों हो जाती है रेड, आपको याद होगा रीज़न उसका सेस्क्यू ऑक्साइड्स होते हैं, है ना। सेस्क्यू ऑक्साइड्स मतलब जानते हैं आप एल्यूमिनियम और फेरस के ऑक्साइड्स। तो हम देखते हैं दीज सॉइल्स आर रिच इन द सेस्क्यू ऑक्साइड्स दैट आर एल्यूमिनियम एंड फेरस ऑक्साइड। और एल्यूमिनियम और फेरस ऑक्साइड में भी हम देखें फेरस का एक ऐसा ऑक्साइड जिसकी वजह से हम देख रहे हैं ये रेड कलर देखा जाता है इनका, तो उसमें आपको याद रखना है कौन सा है वो, तो हम कह रहे हैं हेमेटाइट, है ना। हेमेटाइट के बारे में आपको बताया था। हेमेटाइट का फॉर्मूला Fe3O4, तो इस वजह से वो रेड कलर की होती है। जब इसका हाइड्रेशन हम देख सकते हैं, हाइड्रेशन यानी पानी अगर इसके अंदर जुड़ जाए, H2O के मॉलिक्यूल जुड़ जाए, तो उस कंडीशन में ये 2Fe2O3.3H2O के रूप में समझा जा सकता है। और रेड से ये कैसा हो जाता है फिर, लिमोनाइट यानी येलो कलर का हो जाता है। हेमेटाइट लिमोनाइट में बदल जाता है और लिमोनाइट का कलर कैसा होता है, येलो कलर का होता है। तो हम रेड सॉइल से ही येलो सॉइल्स का बनना समझ सकते हैं। रेड सॉइल से येलो सॉइल किस वजह से बन सकती है, उनके हाइड्रेशन की वजह से। और उनका डिहाइड्रेशन करवा के आपसे पूछ लिया जाए लिमोनाइट का डिहाइड्रेशन क्या देगा, तो हम देख सकते हैं हेमेटाइट यानी Fe3O4 यानी रेड कलर देगा। ओके, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखें। और हम देखते हैं कि दीज आर डेवलप्ड ऑन द रॉक्स ऑफ आर्कियन ओरिजिन दैट आर ग्रेनाइट एंड नीज। तो ग्रेनाइट और नीज जैसी रॉक्स के ऊपर इस तरह से रेड सॉइल का फॉर्मेशन देखा जाता है। अब ग्रेनाइट सॉइल आपको याद होगा ये एसिडिक सॉइल होती है, तो एसिडिक सॉइल होती है तो इसका नेचर भी आप याद रखें। रेड सॉइल का नेचर भी कैसा होता है,
एसिडिक होता है। ओके, साथ में हम देखते हैं कि इन्हें सेडेंट्री सॉइल कहा गया है। सेडेंट्री और ट्रांसपोर्टेड मटेरियल, है ना, दो तरह की टर्म्स यूज़ की जाती हैं। ट्रांसपोर्टेशन मतलब किसी एजेंट से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जैसे ग्रेविटी अगर ट्रांसपोर्ट कर रही है किसी सॉइल मटेरियल को, तब उसे हम क्या कह देते हैं, कोलुवियम कह देते हैं। वाटर कर रहा है, पानी अगर एजेंट के रूप में काम ले रहे हैं हम, तो उसे हमने एलुवियल सॉइल कहा था, है ना। और साथ में अगर हम बात कर रहे हैं आपकी बार कि अगर सॉइल उसी रॉक्स के ऊपर ही डेवलप हो रही है, रॉक्स के ऊपर ही विदरिंग से इस तरह की सॉइल डेवलप हो रही है, जिस जगह पे है उस जगह पे ही डेवलप हो रही है, तो उसे हम सेडेंट्री सॉइल कह देते हैं। सेडेंट्री का मतलब जानते होंगे आप, है ना। तो और हम देखते हैं कि दीज आर सेकेंड मोस्ट फाउंड सॉइल इन इंडिया। इंडिया के अंदर सेकेंड मोस्ट फाउंड सॉइल कौन सी है, तो आप याद रखेंगे रेड सॉइल है। वैसे आप जब कुछ साइट्स वगैरह के ऊपर या कुछ जगहों पे आप पढ़ेंगे भी, तो आपको पता चलेगा कि कुछ जगह ये भी मेंशन किया गया है कि ब्लैक सॉइल्स आर द सेकंड मोस्ट अकरिंग सॉइल ऑफ इंडिया। लेकिन ब्लैक सॉइल मेरे ख्याल से सेकंड मोस्ट अकरिंग नहीं है यहाँ। सेकंड कौन सी हमें याद रखनी चाहिए, रेड सॉइल ही याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो आप भी अपने लेवल पे इसके बारे में स्टडी करिएगा। जहाँ तक मैंने जाना है, यहाँ हम देखते हैं कि रेड सॉइल जो है लगभग 85.7 मिलियन हेक्टेयर के रूप में बताई जाती है, जबकि जो ब्लैक सॉइल है वो 75 मिलियन हेक्टेयर के रूप में बताई जाती है। तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि रेड सॉइल जो है वो सबसे सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा है। फर्स्ट पे तो कोई सोचना ही नहीं है, एलुवियल सॉइल है। सेकंड पे हमें थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। सेकंड मोस्ट अकरिंग कौन सी है, रेड सॉइल है। ओके, ध्यान रखिएगा। वैसे आप गूगल पे सर्च करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको ब्लैक सॉइल मिलेगा आंसर, लेकिन आप थोड़ा सा और खोदिएगा, थोड़ा ढूंढिएगा इधर उधर और चीज़ों में, तो आपको ये भी समझ आएगा कि रेड सॉइल्स आर द सेकंड मोस्ट अकरिंग सॉइल, है ना। और हम देखते हैं कि ये वाली बात बताई दी मैंने, हेमेटाइट से लिमोनाइट का बनना। और साथ में दीज आर द न्यूट्रल टू एसिडिक सॉइल। सॉइल का नेचर न्यूट्रल भी हो सकता है, बट अगर हम देखते हैं जनरली कैसा मानेंगे हम, एसिडिक देखा जाता है। अब ये बात डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ फेरस ऑक्साइड पे, कि फेरस के ऑक्साइड अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा एसिडिक होगी, कम है तो वो कम एसिडिक होगी। जनरली हाई इन केओलिनाइट, इनके अंदर कौन सा मिनरल हाई या ज़्यादा होता है, तो 1:1 टाइप केओलिनाइट सबसे ज़्यादा होता है। एल्फीसोल के टाइम पे भी मैंने आपको बताया था ये, तो ये केओलिनाइट जो होता है यहाँ ज़्यादा होता है। और हम देख रहे हैं कि CEC यानी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, और दूसरा हम देख सकते हैं बेस सेचुरेशन। बेस सेचुरेशन यानी कैल्शियम वगैरह का अमाउंट होना, है ना, कैल्शियम मैग्नीशियम जैसे आयंस का होना। तो वो दोनों ही हम देखते हैं लेस देन दी एलुवियल एंड ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो अब आने वाली नेक्स्ट स्क्रीन पर पढ़ेंगे हम, और हम देख रहे हैं एलुवियल सॉइल जो अभी पड़ी थी, उन दोनों से ही हम देख रहे हैं कम है इसकी CEC और बेस सेचुरेशन। इस बात को भी ध्यान रख सकते हैं। और साथ में हम याद रख सकते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, रेड सॉइल कहाँ देखी जा सकती हैं, तो हम देख सकते हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और उड़ीसा, ऐसी जगहों पे रेड सॉइल देखी जा सकती है। ओके, लोअर पोर्शन ऑफ हम देख सकते हैं इंडियन पेनिसुला जिसको हम कहते हैं, पेनिसुलर रीजन जो है, साउदर्न पार्ट्स जो हैं, वहाँ रेड सॉइल्स को हम देखते हैं, ये आप जानते ही होंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को भी आप याद रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने जाना रेड सॉइल्स के बारे में। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम जानेंगे ब्लैक सॉइल के बारे में। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं ब्लैक सॉइल्स के बारे में। ब्लैक सॉइल्स के बारे में पिछले वीडियोज़ में मैं आपको बहुत कुछ पहले ही बता चुका हूँ, है ना। तो इसके अंदर हम देखते हैं दीज आर द ब्लैक कॉटन सॉइल्स, इन्हें ब्लैक कॉटन सॉइल्स भी कहा जाता है, क्योंकि कॉटन की कल्टिवेशन के लिए अच्छी मानी जाती हैं। रेगर सॉइल्स भी कहते हैं इन्हें। रेगर सॉइल्स कौन सी हैं, ब्लैक सॉइल है, ज़रूर याद रखें आप। साथ में और भी नाम दिए जाते हैं, जैसे करेल सॉइल, साथ में भाल सॉइल। भाल सॉइल गुजरात जैसे रीजन्स में कहा जाता है ना। ये करेल सॉइल यूपी जैसे रीजन्स में नाम दिए जाते हैं। तो ये याद नहीं रहे तो चलेगा, लेकिन रेगर जरूर याद रहना चाहिए। ओके, और हम देखते हैं थर्ड मोस्ट फाउंड सॉइल ऑफ इंडिया। ये मैंने आपको बता ही दिया, कुछ जगह बताया गया है सेकंड मोस्ट है, लेकिन मेरे ख्याल से थर्ड मोस्ट अकरिंग होनी चाहिए। और इसका एरिया बताया जाता है 75 मिलियन हेक्टेयर, है ना। 75 MAHA मतलब मिलियन हेक्टेयर है। डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं महाराष्ट्र, और हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और साथ में राजस्थान। राजस्थान में कौन से रीजन्स में, तो कोटा जैसे मतलब साउदर्न पार्ट्स के अंदर हम जा सकते हैं, वहाँ हम देख सकते हैं ब्लैक सॉइल का हम देखते हैं देखी जा सकती है। और हम देखते हैं डोमिनेंट मिनरल यहाँ कौन सा होता है, तो स्मैक्टाइट ग्रुप होता है, आपको ऑलरेडी याद होगा। स्मैक्टाइट ग्रुप के अंदर हमने बात करी थी दो जने सबसे इंपॉर्टेंट, कौन सी, कि मॉन्टमोरेलोनाइट और दूसरा हमने देखा था वर्मिकुलाइट। मॉन्टमोरेलोनाइट जो होता है उसमें एक्सपेंडिंग नेचर होता है, एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्ट होने का भी नेचर होता है उसके अंदर, भाई मॉइस्चर अवेलेबल होता है तो वो एक्सपेंड हो सकता है। और हम देखते हैं वर्मिकुलाइट जो होता है वो लिमिटेड एक्सपेंडिंग होता है ना, लेकिन है तो दोनों ही श्रिंकेज और स्वेलिंग प्रॉपर्टी रख रहे हैं, फूल जाना और सिकुड़ जाने वाली प्रॉपर्टी रख रहे हैं। तो वो कौन सा ग्रुप है, स्मैक्टाइट ग्रुप है। तो ये तीनों नाम टर्म्स जो है आपको अच्छे से याद होनी चाहिए।
श्रिंकेज एंड स्वेलिंग कैपेसिटी जो है अल्टीमेटली हम देख रहे थे यहाँ आरजीडी प्रेडोवेशन देखा जाता है। आरजीडी मतलब आपने देखा था ऊपर की लेयर्स कुछ नीचे, नीचे की कुछ ऊपर, इस तरह से होती रहती हैं। साथ में हम देखते हैं इसके अंदर इसी वजह से ई या बी होरिजन नहीं देखा जा सकता। ई होरिजन यानी एलुविएटेड होरिजन, आई मतलब एलुविएटेड होरिजन, ऊपर से कुछ निकला है तो वो ई है और जिसमें आया है वो आई है। न जाने 1000 बार बता चुका हूँ मैं ये चीज़, तो है ना, आपको पता ही होंगी ऑलरेडी। और हम देखते हैं इसके अंदर हाई, हम देखते हैं कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है, बेस सैचुरेशन भी इसका हाई होता है। साथ में इलास्टिसिटी, न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये सब इसके अंदर ज़्यादा होती है। ओके, क्यों? क्योंकि मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मॉन्ट मोरेलोनाइट है, मॉन्ट मोरेलोनाइट की बहुत ज़्यादा होती है क्या, CEC। लेकिन क्या सबसे ज़्यादा होती है? नहीं, सबसे ज़्यादा किसकी होती है? वर्मिकुलाइट की CEC सबसे ज़्यादा होती है। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी वर्मिकुलाइट की सबसे ज़्यादा होती है, याद रखिएगा ज़रूर आपसे। और हम देखते हैं कि डीप क्रैक्स एंड सिलिकन साइड्स आर प्रेजेंट। डीप क्रैक देखे जाते हैं, सिलिकन स्लाइड्स एकदम फ्रिक्शन की वजह से एकदम चिकनी सी सर्फेसेस देखी जाती हैं, मैं आपको पहले ही वीडियोज़ में बता चुका हूँ। गिलगाई माइक्रो रिलीफ देखे जाते हैं, कुछ उभार से बन जाते हैं, है ना, उभार और उभार के बीच में एक गड्ढा बन जाएगा, तो कुल मिला के इस तरह से छोटे छोटे उभार से बन जाते हैं ज़मीन पे, तो उसे हम गिलगाई माइक्रो रिलीफ के रूप में समझते हैं, है ना। इसके बारे में भी हमने पहले बात करी है। जनरली इसकी pH जो है 7.8 से 8.7 होती है, यानी स्लाइटली एल्केलाइन कंडीशन, है ना, एल्केलाइन कंडीशन की तरफ जा रहा है। तो इससे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, अभी पेन उठा के ज़रूर कॉपी में लिख लीजिए कि बेसाल्ट जो होती हैं रॉक, बेसाल्ट रॉक्स की विदरिंग से कौन सी सॉइल बन सकती है? तो ये ब्लैक सॉइल बनती है। बेसाल्ट बेसिक सॉइल थी, बेसिक रॉक्स के अंदर हमने पढ़ा था उसे। ग्रेनाइट के अंदर मैंने आपको बताया अभी, ग्रेनाइट से रेड सॉइल याद रख सकते हैं विदरिंग में, ग्रेनाइट की विदरिंग से रेड सॉइल याद रख सकते हैं। तो अभी ये याद रखना है कि बेसाल्ट की विदरिंग से ब्लैक सॉइल बनती है, तो बी से बी मैच करा हुआ याद रहना चाहिए। और इसी रूप में हम कह रहे हैं कि बेसाल्ट बेसिक होता है, तो इसकी भी हम देख रहे हैं नेचर जो है वो कैसा है, बेसिक माना गया है इस सॉइल का। ओके, और साथ में हम देखते हैं ब्लैक ड्यू टू टिटेनीफेरस ऑक्साइड, काला रंग इसका एक मिनरल के रूप में याद रखते हैं जिसे हम कहते हैं टिटेनीफेरस ऑक्साइड। ओके, इसकी प्रेजेंस इसको और ब्लैक बनाती है। और तो ऑफकोर्स ह्यूमस भी है, लेकिन मेन एक मिनरल का नाम आपसे पूछे तो टिटेनीफेरस ऑक्साइड याद रख सकते हैं। वर्टिकल मल्च आर यूज्ड फॉर दी ब्लैक सॉइल, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलग अलग जगहों पे पढ़ने को मिलता है ना, कि वर्टिकल मल्च का मतलब आप समझते हैं गड्ढा खोदा जाता है वर्टिकली ज़मीन के अंदर, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर डाल दिया जाता है। ऑर्गेनिक मैटर डालने के साथ साथ में हम उसमें मॉइस्चर डालते हैं, मतलब पानी की अवेलेबिलिटी डालते हैं। अब वो ऑर्गेनिक मैटर है तो वो पानी को होल्ड करे रखेगा, पानी को होल्ड करके रखेगा पूरे कॉलम के अंदर, वर्टिकल कॉलम के अंदर। अब वो पर्टिकुलर जो हम देख रहे हैं पानी को होल्ड करके बैठा है, वो दूसरी आसपास जो क्रॉप्स या प्लांट है उनको वाटर अवेलेबल करवा सकता है। तो मल्चिंग हम करते ही इसीलिए हैं ताकि अल्टीमेटली आप जानते हैं कि उसके अंदर मॉइस्चर अवेलेबल करवा सकें, मॉइस्चर को रोक सकें हम, है ना। तो इसलिए हम वर्टिकल मल्च का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो याद रखिएगा वर्टिसोल के अंदर। वर्टिसोल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ब्लैक सॉइल के अंदर सॉइल ऑर्डर कौन सा है, वर्टिसोल है, आपको याद भी होगा, है ना। तो ये कहने का मतलब ये हो गया, इस तरह से हमें ब्लैक सॉइल के बारे में भी पता होना चाहिए। एक और बात थी जो सेल्फ मल्चिंग कैपेसिटी, है ना, यहाँ जो मैं कह रहा था आरजीडी पेडोटर्बिशन, सेल्फ मल्चिंग कैपेसिटी जो होती है वो कहाँ देखी जाती है, तो वो भाई ब्लैक सॉइल में ही देखी जाती है, ठीक है। साथ ही एक पॉइंट और जो है आपको याद रखना है कि यहाँ जो ब्लैक सॉइल्स होती हैं, ब्लैक सॉइल्स के अंदर लिम्का का अमाउंट ज़्यादा होता है। लिम्का वो पीने वाली लिम्का नहीं, लिम्का से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि लिम्का मतलब L फॉर लाइम, I फॉर आयरन, M फॉर मैग्नीशियम, C फॉर कैल्शियम, राइट, और A एट द एंड, CA मतलब वो कैल्शियम से रिलेटेड है। ओके, तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लिम्का का अमाउंट ज़्यादा होता है, यानी ये न्यूट्रिएंट्स या हम कह सकते हैं ये कंपाउंड्स जो हैं वो ज़्यादा देखे जाते हैं ब्लैक सॉइल्स के अंदर। जबकि अगर हम बात करें लेस अमाउंट्स की यानी डेफिशिएंसी की, तो आपको याद रखना है नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मैटर और साथ में फास्फोरस, है ना। फास्फोरस का हमने अमाउंट ज़्यादा बताया था कहाँ पे, एलुवियल सॉइल के अंदर, लेकिन यहाँ फास्फोरस के साथ साथ में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की भी कमी है। वैसे नाइट्रोजन का तो ओवरऑल आपने समझ ही लिया कि पूरे इंडिया के अंदर ही हर सॉइल के अंदर ही हम एक तरह से देख सकते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट में अगर कोई डेफिशिएंट है तो वो नाइट्रोजन है, और उसके बाद अगर हमसे कोई पूछते हैं और कौन सा है तो हम कह सकते हैं सल्फर भी है। ओके, तो इस तरह से हमने जाना ब्लैक सॉइल्स के बारे में। ओके, तो इस तरह से आज इस वीडियो के दौरान हमने जाना एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल के बारे में। आने वाली वीडियोस के अंदर हम लेटराइट सॉइल, लेटराइटिक सॉइल और साथ में जो भी बची हुई सॉइल्स के नाम मैंने पहले लिए थे, है ना, फॉरेस्ट सॉइल, हिली सॉइल, साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स और साथ में मार्शी और पीट सॉइल, है ना। तो इस तरह से जो सॉइल्स बच गई हैं उनके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं।
साथ ही इस वीडियो से पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इस वीडियो को शेयर करने से और साथ में इस वीडियो को लाइक करने से इस चैनल को तो सपोर्ट मिलेगा ही, साथ में इस चैनल के और भी जो वीडियोस हैं यूट्यूब आपको रिकमेंड करता रहेगा, तो आप इस चैनल से और अच्छे से जुड़ सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।